आइए आज पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखते हैं। अरिहंत प्रकाशन की बुक को कवर कर रहा हूं, जिसमें से 8 सेट मैं बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखें वो वीडियो भी देख लीजिए, और कल ही अपलोड किया गया था, इसके पहले भी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 से लेकर कम से कम 15 तक या उससे भी आगे देख सकते हैं। तो क्योंकि ये 30 सेट दिया है, इसमें तीसों सेट को हम कल तक कवर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक और बुक है, उससे भी कुछ हम अपलोड कर देंगे। कल से परसों तक दोनों दिन में आपको पूरा जो भी है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहें। और देखिए, अनसीन पैसेज को हल करने का तरीका मैं प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस सेट फर्स्ट पेट इंग्लिश प्रैक्टिस सेट फर्स्ट बाय रमेश सर सर्च करेंगे, या बाय RM इंग्लिश क्लासेस सूरजपुर तो मिल जाएगा। सेकंड मिल जाएगा से लेकिन 8 तक मिल जाएगा। तो उसमें मैं आपको सारी ट्रिक बताया हूँ कैसे पैसेज को हल किया जाता है। तो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट जो है पैसेज को आपके सामने वीडियो को पास करके आपके पास बुक है अरिहंत प्रकाशन की, तो उसमें पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं, मिला सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली आप वीडियो को पास करके भी आप देख सकते हैं क्या इसका पैसेज है। क्योंकि मैं फटाफट आंसर बताऊंगा, जो इसमें ग्रामर से रिलेटेड वर्ड पॉज से रिलेटेड रहेंगे उसको मैं डिटेल बता दूंगा, क्योंकि वही आपको समझदारी काम आएगी। बाकी तो पैसेज तो कोई कंफर्म नहीं क्या आएगा, नया ही आता है, ठीक। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है देखिए दिया गया है इसमें पूरा। आई होप आप पढ़ लेंगे होंगे। वीडियो को पास करके आप यहाँ पीछे से आप पढ़ सकते हैं, फिर इसको पढ़ लीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद पैसेज से ही आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेवोल्यूशन बिगिन, माने टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन बिगिन, तकनीकी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो आप जो है इसमें कई ऑप्शन दिए हैं, थ्रू ओवर यूज ऑफ LSD, थ्रू डिस्कवरी ऑफ माउस, ग्रोथ ऑफ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स, थ्रू हैकर सब कल्चर। तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको जो है मिलेगा, तो ग्रोथ ऑफ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, ये आपका जो है मिलेगा। कहाँ मिलेगा, आप यहाँ पढ़िए तो आपको मिल जाएगा। आपका जो पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ मिल जा रहा है, ग्रोथ ऑफ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, यहीं से मिल जा रहा है। क्योंकि प्रश्न देखिए देख लेते हैं, उत्तर कैसे मिल रहा है उसको देख लीजिए। हाउ डिड द टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन बिगिन, तकनीकी क्रांति कैसे शुरू हुई थी, तो ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आप पढ़ेंगे तकनीकी क्रांति के बारे में, पूरा इसमें कहा गया है कि 1960 में क्या क्रांति हुई थी, उसी के बारे में यहाँ देखिए क्या है। 1960 माने 1960 के दशक में। देखिए यहाँ से पढ़ते चले जाएंगे तो कैसे शुरू हुए थे। तो यहाँ देखिए 1960 के दशक में। देखिए एक होता है क्या, पैसेज को हल करने का दो तरीके। एक, आपके पास समय तो पूरा पहले पैसेज पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन पढ़िए, फिर पैसेज को पढ़ के उत्तर खोजिए। अगर आपके पास समय नहीं तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, तो उसके बाद सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्या क्या कहा गया है, उसके बाद आप इसमें से आंसर खोजते रहिए। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन है कैसे शुरू हुई थी, तो इसको आप आंसर खोजना। दूसरा, व्हाट वाज हिप्पी मूवमेंट बॉर्न आउट ऑफ, किससे हिप्पी आंदोलन शुरू हुआ था, ये खोजना है। हु मेड अप द हैकर सब कल्चर, हैकर सब कल्चर को कौन बनाया था, तो इसमें कौन बनाया था उसको खोजना है। गिव इट सुटेबल टाइटल पूछा है, इसका शीर्षक क्या है। एंटोनिम पूछा है प्राइमल का। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप इस तरह से पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, दिमाग में आ जाएगा। तो जो बातें मतलब इसमें कही गई है उसमें कीवर्ड आप ले लीजिए। कीवर्ड क्या है, टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन बिगिन। कहीं भी अगर आपको अर्थ भी नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इतना बड़े बड़े पैसेज कैसे मुझे अर्थ आएगा। अर्थ को कोई जरूरत नहीं, आप इसको नहीं भी आ रहा तब भी आप हल कर सकते हैं ट्रिक से। कि मतलब टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन ये आपका बिगिन, ये आपका कीवर्ड है। इसमें क्या है, हैप्पी मूवमेंट बॉर्न आउट कीवर्ड है। हु मेड अप हैकर सब कल्चर, ये कौन, हु जो है, और मेड अप हैकर सब टाइटल, ये आपका कीवर्ड हो गया। सुटेबल टाइटल, ये कीवर्ड हो गया। तो मतलब इन्हीं शब्दों को, और एंटोनिम प्राइमल का एंटोनिम, ये कीवर्ड हो गया। मतलब यही शब्द आएंगे तो आपको अच्छे से पढ़ना, बाकी पढ़ते चले जाना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, हाउ डिड टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन बिगिन, टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन कैसे शुरू हुई थी। तो अब यहाँ 4 ऑप्शन है ना, कि ओवर यूजेज ऑफ LSD से, डिस्कवरी ऑफ माउस से, ग्रोथ ऑफ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट से, थ्रू हैकर ऑफ सब कल्चर से। तो आप पढ़ते चले जाइए, चारों में से जो मिल जाएगा उसी से शुरू हुई थी। आप देखिए यहाँ शुरू से पढ़ते चले जाएंगे। 1990s वेरियस कल्चरल करंट्स फ्लोड टुगेदर, देयर वाज द टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन दैट बिगेन। देखिए यहाँ की टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन आ गया, दैट बिगेन, तो टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन आ गया, बिगेन आ गया, शुरू हुए थे विद द ग्रोथ ऑफ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स। मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स के ग्रोथ माने विकास से शुरू हुई थी या वृद्धि से शुरू हुई थी। तो आप यहाँ देखिए कीवर्ड आपको क्या मिला, टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन मिल रहा है, बिगेन मिल रहा है। तो उसके बाद ये तो आपके प्रश्न में है, तो किससे शुरू हुए थे, कैसे शुरू हुए थे, तो विथ द ग्रोथ ऑफ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आपका
पहले एकदम सेम टू सेम आंसर मिल जा रहा है। तो यहाँ से देख लीजिए ग्रोथ ऑफ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स कौन सा ऑप्शन में है, सी वाले में, इसलिए सी आपका सही है। इस तरह से आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द हिप्पो मूवमेंट बॉर्न आउट ऑफ। हिप्पो मूवमेंट किससे शुरू हुआ था, कि आउट ऑफ हिप्पो कल्चर से हुआ था, कि बे एरियाज बीट जनरेशन से, टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन से हुआ था, रिवेलियस प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ से हुआ था। तो इसको आपको जो है खोजना है। तो जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि मतलब कि हिप्पो मूवमेंट जो है किससे इसका जन्म हुआ था। तो पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा किससे हुआ था। तो आप देखिए बे एरियाज़ बीट जनरेशन से हुआ था, जिसको आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। आप पूरा पढ़ते चले जाइए, आपको पता चल जाएगा किससे हुआ था। क्या खोजना है आप भूल जाते हैं तो फिर से देख लीजिए हिप्पो मूवमेंट बॉर्न आउट ऑफ। जहाँ हिप्पो मूवमेंट आएगा वहीं आपको अच्छे से पढ़ना, बाकी पढ़ते चले जाना है। तो यहाँ तक आप पढ़े हैं, कहीं आया नहीं था हिप्पो मूवमेंट, आगे बढ़ते चल जाएंगे। अब देखिए यहाँ के सून इंक्लूडेड इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म्स, माइक्रो वीडियो गेम डिजाइनर्स एंड कंप्यूटर्स कंपनीज, देयर वाज ए हैकर सब कल्चर फील्ड विथ वायर हेड्स, फ्रेकर्स, साइबर फ्रैंक्स, हॉबिस्ट एंड plain geeks that included engines who didn't conform to HP mold, their kids who weren't attuned to the ठीक है wavelength subdivisions. There was quasi academic groups of doing studies on the effects of LSD participants dogs. अब यहाँ पढ़ते चले जाएंगे। प्लाट who later helped develop computer mouse technical से पढ़ते चले जाएंगे। तो आप म्यूजिक एंड लाइट शोज, हिप्पो मूवमेंट। अब यहाँ देखिए आ गया हिप्पो मूवमेंट आ गया ना, तो कीवर्ड आपको मिल गया, हिप्पो मूवमेंट आ गया, बार्न आउट आ गया। तो हिप्पो मूवमेंट बार्न आउट आपका प्रश्न है कि हिप्पो मूवमेंट बार्न आउट माने शुरू हुआ था, आप माने से किससे शुरू हुआ था, व्हाट माने क्या था हिप्पो मूवमेंट बार्न आउट जिससे वह शुरू हुआ था। तो यहाँ देखिए अब कई ऑप्शन हैं आपके पास। बे एरियाज बीट जनरेशन देखिए यहाँ दिया गया, आउट ऑफ हिप्पो कल्चर दिया, टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन दिया, रिबेलियस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ दिया है। तो आप देखिए यहाँ देखिए इसमें यहाँ हिप्पो मूवमेंट जहाँ आएगा वहीं आपको अच्छे से पढ़ना, बाकी पढ़ना नहीं है। हिप्पो मूवमेंट देखिए यहाँ आ गया, देयर वाज द हिप्पो मूवमेंट बार्न आउट ऑफ। हिप्पो मूवमेंट था जो शुरू हुआ था, किससे शुरू हुआ था, बे एरियाज बीट जनरेशन से शुरू हुआ था। अब यहाँ देख लीजिए ऑप्शन में बे एरियाज बीट जनरेशन आपका दूसरे का आंसर है। देख लीजिए यहाँ दिया कहाँ है, बे एरियाज बीट जनरेशन यहाँ दिया है बी वाला, तो इसलिए आपका ऑप्शन 100% सही है। इस तरह से आप टेंशन नहीं लेना है कि क्या करें, हमको अर्थ नहीं आ रहा, तो आप कीवर्ड पकड़िए बस, हिप्पो मूवमेंट बार्न आउट ऑफ पकड़िए, जहाँ ये लाइन में जहाँ आ गया वहाँ अच्छे से पढ़िए, उसी में से आपका इन चारों में से मिला, ये जो मिल गया सही है। अगला क्वेश्चन आपका है हु मेड अब द हैकर सब कल्चर। हैकर सब कल्चर को कौन बनाया था। तो अब आप पढ़ते चलिए, हैकर सब कल्चर जहाँ है जो बनाया था वही आपका आंसर हो जाएगा। जब आप पढ़ते चले जाएंगे तो मैं तो एक बार पढ़ा हूँ तो इसलिए आप भी पढ़ सकते हो। इंजीनियर्स हु डिडेंट कन्फर्म टू द रूल्स एंड देयर किड्स, यही इसका आंसर होगा, बाकी सब नहीं आए हैं, लेकिन फ़िलहाल आप पढ़ के आपको दिखा रहा हूँ कहाँ है, और इसलिए ताकि आप आराम से समझ सकें। हाँ फिर से एक बार प्रश्न दिमाग बैठा लीजिए, हु मेड द हैकर सब कल्चर। हैकर सब कल्चर को कौन बनाया था। तो देखिए आपको ये शुरू में मिल जाएगा, हैकर सब कल्चर शुरू से जब पढ़ते चले जाएंगे। यहाँ देखिए यहाँ क्या है कि 1990 से वेरियस कल्चरस, इसको पढ़ते चले जाएंगे। फिर आगे इस वाक्य में पहले में कुछ नहीं कहा गया, दूसरा वाक्य पढ़ेंगे देर वाजे हैकर सब कल्चर्स। तो एक कीवर्ड आपको मिल गया हैकर सब कल्चर्स। तो प्रश्न में आपको क्या किएगा, हैकर सब कल्चर, तो ये आपका कीवर्ड हो गया। हैकर सब कल्चर जब आ जाएगा तभी आपको समझना है हु मेड, कौन इसको बनाया था। तो अब देखिए यहाँ पढ़ते चले जाएंगे आप फिर से, तो इस तरह से आंसर को खोजा जाता है डायरेक्टली बिना अर्थ आए। तो यहाँ देखिए दिएगा हैकर सब कल्चर कहा गया, देर वाज हैकर सब कल्चर था फील्ड विथ वायरहेड, जो वायरहेड से भरा था, फ्रेकर्स बना, साइबर पंक से, हॉबिस्ट बना था, एंड जस्ट पेन गिफ्ट से, इन सभी से ये मतलब कि भरा हुआ था, मतलब कि बनाया गया था। तो और दैट इंक्लूड जिसमें शामिल थे, कौन शामिल थे, इंजीनियर्स लोग शामिल थे, और ऐसे इंजीनियर लोग हु डिडेंट कन्फर्म टू द एचपी मोल्ड से जो कन्फर्म नहीं थे। तो आपको कन्फर्म हो गया कौन बनाया था ना, तो इसमें कौन मतलब किसी आदमी के बारे में पूछ रहा है। तो हैकर सब कल्चर को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो कन्फर्म यहाँ आंसर आ गया इसी में देखिए, जिसमें इंजीनियर शामिल थे, यानी कि इंजीनियर लोग बनाए थे। तो और हु डिड नॉट कन्फर्म, जो कन्फर्म नहीं थे, हु मतलब इंजीनियर लोग कन्फर्म नहीं थे, तो ये व्यक्ति की बात इसमें कहा गया टू द एचपी मोल्ड। तो आप देखिए यही आपका तीसरे का यही इंजीनियर से
आंसर मिल जा रहा है। अब देख लीजिए वहाँ इंजीनियर्स वाला ऑप्शन, इंजीनियर हु डिडेंट कन्फर्म टू द एचपी मोल्ड कहाँ है, वही आपका सही हो जाएगा। तो अब देख लीजिए हम बता दिए थे आपको, पढ़े थे पहले से, ये तो डी वाला है, लेकिन कैसे है वो भी आपको बता दिया गया। इंजीनियर्स हु डिडेंट कन्फर्म टू देयर रूल्स एंड देयर किट्स, ऐसे इंजीनियर जो अपने रूल्स से नहीं पता थे, मतलब कन्फर्म नहीं थे, एंड देयर किट्स, और ठीक है अपने किट्स से भी, किट्स माने बच्चों से कन्फर्म नहीं थे। तो इस तरह से आपका यहाँ से कीवर्ड मिल गया, इंजीनियर्स डिडेंट कन्फर्म टू द एसपी मोल्ड एंड देयर किट्स, ये मिल गया ना। तो ये इनका रूल था एसपी मोल्ड तो, और किट्स से नहीं, तो ये आपको सेम टू सेम आंसर मिल गया। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतने अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, बिना आपको अर्थ आए भी डायरेक्ट आप कैसे खोजेंगे कीवर्ड के माध्यम से। तो ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसी ट्रिक से आप जो भी पैसेज कठिन हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। रूट वर्ड इसमें से कीवर्ड ले लीजिए, किसके बारे में बात की, मेन वर्ड लीजिएगा, उसके बाद लाइन पढ़ते चलिए, जहाँ वो आएगा वहीं अच्छे से पढ़िएगा, बाकी स्पीडली पढ़ते चल जाइएगा। अगला क्वेश्चन है गिव टाइटल फॉर द पैसेज, पैसेज के लिए आपको टाइटल देना है। टाइटल माने क्या होता है, शीर्षक। तो शीर्षक आप पाठ को पढ़ेंगे पूरा, तो जिस शीर्षक जानते हैं, कैसे जानते हैं शीर्षक मतलब किस पाठ का नाम, जैसे कोई पाठ पढ़ते हैं तो उसमें दे दिया शीर्षक। जैसे कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र, तो लेंचो भगवान को पत्र लिखा था, तो मतलब पूरे पाठ में पत्र के ही बारे में बात किया गया है। तो उसी तरह से जैसे द गंगा पढ़े थे तो गंगा के बारे में बात की गई, इस तरह से उसी को शीर्षक कहते हैं। तो आप इसको पाठ को पढ़ोगे तो क्या शीर्षक आपको समझ में आ गया कि रिवोल्यूशनरी 1960 1960 की क्रांति, इसके बारे में कहा गया टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन ऑफ 1960 की तकनीकी क्रांति के बारे में, एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी तकनीकी का विकास के बारे में, ह्यूमन एवोल्यूशन मानव विकास के बारे में, किसके बारे में ज़्यादा बात की। तो एक बात यह भी जान लीजिए कि टाइटल जो है ना अक्सर वाक्य के शुरू में ही रहती है, मतलब जो पैसेज रहे ना, पैसेज के शुरुआत में ही कोई बात कह दिया जाता तो मेन बात रहता है, उसी को हम टाइटल कहते हैं। ठीक है, और ऐसे टाइटल रखिए कि टाइटल कोई बहुत बड़ी रखना कोई जरूरी नहीं कि मतलब जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूम रही है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी टाइटल रखना कोई जरूरी नहीं है। तो आप यहाँ क्या कि रिवोल्यूशनरी टाइटल 1960 जो है ये बेस्ट टाइटल होगी। कैसे होगी देखिए, आप उसको देख लीजिए। यहाँ पैसेज को जब पढ़ेंगे 1960 आ गया ना, 1960 के दशक में वेरियस कल्चरल करंट्स फ्लोट टुगेदर, देयर वाज टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन, फिर इसमें टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन 1960 में आई थी, तकनीकी क्रांति, दैट बिगैन विद द ग्रोथ ऑफ मिलिट्री कंट्री। तो यहाँ रिवोल्यूशन आएगा 90s, तो मतलब क्या रिवोल्यूशन ऑफ 1960 देखिए पहले में ही है आपका। ठीक है, रिवोल्यूशन 1960 मतलब 1960 की जो है क्रांति रिवोल्यूशनरी। ठीक है, तो यही आपका सुटेबल टाइटल हो गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इस सेट का एंटोनिम्स ऑफ द प्राइमल, प्राइमल का विलोम बताना। प्राइमल माने होता पहले का या आदि का, पुराने समय का। तो ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स है मतलब पुराने समय का, तो भाई तो इसका एंटोनिम्स होता है डेरिवेट। ठीक है, डिराइवेटिव मतलब इस जो पहले का हो, एकदम मौलिक हो, ठीक है, मूल रूप में हो, उसी को हम कहते हैं डिराइवेट। ठीक है, डिराइवेट मतलब क्या है, पहले का। हाँ, इसका एंटोनिम्स होगा, सॉरी, प्राइमल माने पहले का या मौलिक रूप में जो है। तो और डिराइवेट मतलब क्या, डिराइव माने होता है क्या, व्युत्पन्न होना, किसी से लिया जाना। तो पहले से नहीं है, पहले का नहीं है, उससे ये मतलब ले लिया गया है, नया चीज़ है। तो कुल मिला के इसका एंटोनिम्स प्राइमल का होता है डिराइवेट होता है, इसलिए आप जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, अगला है आपका जो है अगला सेट, अब चले जाते हैं। ये मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 9 ख़त्म हो गया, अब चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो 10 का भी हम देखते हैं जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके लिए। 10 में क्योंकि मैं सभी को जोड़ के एक PDF बनाया हूँ, आगे आपको सब में, क्योंकि 41 से 45 तक ही नंबर पे दिया गया 5-5 क्वेश्चन इंग्लिश का। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 से लिया गया। अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपके पास बुक प्रैक्टिस सेट की भी नहीं है तो अच्छी किताब है, अरिहंत प्रकाशन के, नहीं है तो भी आप इसको कर लीजिए, क्योंकि ये इसमें स्टैंडर्ड लेवल के प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और बुक से मैं बताया था एक प्रैक्टिस सेट, वो स्टैंडर्ड लेवल मतलब थोड़ा सा उसका लेवल कम था, तो उसको भी मैं कवर कर दूंगा, उसमें कुछ सेट बचे हैं, पहले तो मैं इसको कवर कर रहा हूँ। तो देखिए, मैस्कुलिन जेंडर ऑफ विक्सन, विक्सन का मैस्कुलिन जेंडर बताना है आपको। तो विक्सन माने क्या होता है, मतलब कि लोमड़ी। ठीक है, तो और ये फॉक्स माने भी लोमड़ी होता है। तो मैस्कुलिन होता है फॉक्स, फेमिनिन क्या होता है विक्सन, फॉक्स का स्त्रीलिंग विक्सन कहा जाता है लोमड़ी को, इसको फॉक्स हो जाएगा इसलिए। ठीक है, तो ये वर्ड पावर से रिलेटेड है, तो इसमें कहीं छांटना उटना नहीं है।
तो बी वाला आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ सोचना समझना नहीं है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट पंचुएशन, किसमें से सही पंचुएशन है। तो अब देखिए पंचुएशन आपको बताना है कि पंचुएशन माना होता है विराम चिन्ह का प्रयोग, जिसमें कामा, फुल स्टॉप, ये सब अच्छे से लिखा गया, नियम का पालन किया गया हो। तो देखिए पहला मिनिस्टर सेड, ये पहला तो हो नहीं सकता क्योंकि पहला अक्षर इन्वर्टेड कामा का बड़े से लिखा जाता, नहीं लिखा गया। दूसरा सेट के बाद कामा लगता है, इन्वर्टेड कामा के पहला अक्षर बड़े से लिखा था, हाँ लिखा गया है। यहाँ एमपी बिहार सब देश के नाम है, कामा करके लिखा गया लास्ट वाला एंड, और यहाँ इन्वर्टेड कामा बंद किया गया, फुल स्टॉप। तो एकदम बी वाला आपका 100% सही ठहर रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो पहला गलत है, बी वाले में कोई गलती नहीं है, क्योंकि सी वाला भी गलत है क्योंकि सेट के बाद कामा के बाद इन्वर्टेड कामा लगता, नहीं लगाया। चौथा में भी सेट के बाद कामा लगता है, ये भी नहीं लगाया। तो इसलिए तीनों गलत है, बचा आपका बी। इस तरह से अगर आपको सही नहीं आ रहा तो गलत क्या है उसको जान लेंगे तो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अगला डायरेक्शन दिया 43 से 45 तक पैसेज को पढ़ के आपको आंसर देना है। तो पैसेज को आप वीडियो को पास करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो 43 नंबर का आपका है हु या विच या हु ऑफ द फॉलोइंग हैव केप्ट दिस आर्ट अलाइव फॉर सेंचुरी, कौन इस कला को शताब्दियों तक जो है जीवित रखा था। तो कौन इस कला को जीवित रखा था, तो आप इसको पैसेज को पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन जीवित रखा था। ठीक है, तो आप इसको पढ़ते चले जाइए आराम से, तो आपको पता चल जाएगा कौन जीवित रखा। देखिए जब इसको हम पैसेज को पढ़ोगे कि कौन इस कला को जीवित रखा, अब इसमें क्या ट्रिक क्या बता दिया था आपको, हु या विच ऑफ द फॉलोइंग हैव केप्ट दिस आर्ट लाइफ। तो इसमें आपको अर्थ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, वैसे तो सरल है, लेकिन नहीं आ रहा तो कीवर्ड देखिए, केप्ट दिस आर्ट लाइफ फॉर सेंचुरी, शताब्दियों तो इस कला को जीवित रखा था कौन। तो आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पूरा पढ़ते चले जाएंगे आप। द स्टोरी टेलिंग इज नॉट ए डेड, इट विल नॉट बी अलाउड टू डाई, इन्वेंशन ऑफ प्राइमरी लिटरेसी एवरेज से लेके पूरा पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पूरा पढ़ते चले जाइए कि अब यहाँ क्या आपको केप्ट अलाइव ये सब आपको आएगा, तभी आपको रुकना है। मीडिया रिसेंट इट फेसेज आर नाउ इन इंडियाज होम्स एट लीस्ट अर्बन्स, इट हैज, अब यहाँ देखिए आगे इट हैज केप्ट अलाइव, केप्ट अलाइव आ गया तो आप इसी लाइन में अच्छे से पढ़िए। फॉर सेंचुरी देखिए सेंचुरी भी आ गया, केप्ट अलाइव फॉर सेंचुरी, अब इतना कीवर्ड है आपका आ गया है ना, अब यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। किसके द्वारा जीवित किया गया, बाई माने द्वारा, किसी के द्वारा जीवित किया गया ना, तो वही तो बताना है कि कौन इसको जीवित किया। तो बाई इंडल्जेंट ग्रैंड मदर्स, इंडल्जेंट माने से लिप्त होना, किसी काम में आ सकते होना, ग्रैंड मदर्स माने दादी। तो आप अर्थ से नहीं मतलब, इंडल्जेंट माने नहीं, कोई बात नहीं है। तो अब यहाँ इंडल्जेंट ग्रैंड मदर्स मिल जा रहा है, तो आप इसमें देख लीजिए किसमें है, सी वाले में है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा एकदम आराम से। इस तरह से बिना अर्थ जाने भी आप डायरेक्टली ट्रिक से हल कर सकते हो। वाई इज़ इट नेसेसरी टू कीप द आर्ट लाइव, कला को जीवित रखना क्यों आवश्यक होता है। अब देख लेते हैं क्यों आवश्यक होता है, तो आप इसको पढ़ते चले जाएंगे तो पता आपको चल जाएगा। को बता, जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो मतलब कि क्यों जीवित रखना आवश्यक, तो पैसेज के आधार पे यहाँ मिलेगा इंडल्जेंट के बाद देखिए यूजिंग द टेल्स ऑफ प्रिंसेस, जिसमें कहानी दादी बताती हैं राजकुमारों की कहानी, राजकुमारियों की, एंड फ्लाइंग हार्सेस, उड़ते हुए घोड़ों की, फॉर ललेबली, ललेबली में से होता है लल मतलब लोरी गा के किसी को सुनाना, बच्चे वगैरह को सुनाना, क्योंकि बच्चा नहीं सोता है तो क्या होता है दादी पहले कहानी सुना देती है कि सो जा बेटा सो जा, तो उसको कोई लोरी वगैरह गा के सुनाती है। तो कला को जीवित रखना क्यों इसमें आवश्यक है, तो इसमें बेटर आंसर आप जब पढ़ते चले जाएंगे, देर इज हैवी डिमांड फॉर इट, इसकी गलत है। इट टेल्स स्टोरी ऑफ प्रिंसेस, तो भाई ये तो बात आती है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। चिल्ड्रेन लव टू लिसन टू स्टोरी, बच्चे कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, इसलिए ये कहानी सुनाने की कला को जीवित रखना नेसेसरी है। पैसेज के आधार पर आंसर आपका सी हो जाएगा सही। ठीक है, यहीं से आपको ललेबली से कनेक्ट कर लेंगे, बच्चों के लिए कहा गया। अगला आर्ट इज़ यूज्ड इन दिस पैराग्राफ फॉर रिफर्स टू, इस कला में जो कला का प्रयोग किया गया है तो रिफर्स टू किसको संदर्भित कर रहा है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो आर्ट इसमें संदर्भित किसको कर रहा है, तो आप पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पढ़ते चले जाएंगे किसको संदर्भित कर रहा है। तो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इज़ नॉट ए डेड इन्वेंशन से लेके पूरा पढ़ते चले जाएंगे तो पूरा, तो आपको इसमें एक आइडिया मिलेगा। ऑप्शन देखेंगे तो किसमें हैबिट ऑफ ग्रैंड मदर, दादी की यूज्ड, आर्ट एज यूज्ड इन दिस पैराग्राफ रिफर्स टू, हैबिट ऑफ ग्रैंड, दादी की आदत, स्टोरी टेलिंग, कहानी बताने की, स्टोरी फ्रॉम एपिक्स, महाकाव्य की कहानी, आर्टिफिशियल वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, कहानी बताने की आर्टिफिशियल वे माने कलात्मक तरीका। तो इन पांचों में से किसको संदर्भित कर रहा है। तो देखिए आप पढ़ते चले जाएंगे तो आप शुरुआत में ही आपको मिलेगा
देखिए आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इज़ नॉट ए डेटा, मतलब कहानी बताने की कला, कैसी कला बताया गया, कहानी बताने की, स्टोरी टेलिंग की। तो देख लेते हैं स्टोरी टेलिंग कहाँ आया है, दूसरे नंबर पे है, बी आपका करेक्ट आंसर इसलिए हो गया है। आई होप समझ में आ गया है ये दूसरा सेट भी आज का। चलते हैं अगले सेट पे, हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है उसको भी हम हल करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है आइडेंटिफाई सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पता लगाना है। तो अब यहाँ देखिए कई वाक्य दिए गए हैं, इसमें ये देखना कौन सा एक्टिव वॉइस है। तो एक बात आप ध्यान दीजिए, एक्टिव वॉइस टेंस के आधार पे होती है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, जिनके साथ थर्ड फॉर्म नहीं भी आना चाहिए उनके साथ भी थर्ड फॉर्म आता है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पढ़ते जाएंगे तो आप पहला वाक्य में विल बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, एक्टिव खोजना है आपको ना। दूसरे में आई नो नथिंग अबाउट वेस्टर्न, यहाँ कोई थर्ड फॉर्म नहीं है तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं तीसरी की बात करें, तीसरे में इज के साथ नॉट आए ये भी नहीं हो सकता, वाज के साथ नॉट आए ये भी थर्ड फॉर्म नहीं हो सकता, तो बचा ऑप्शन बी। इस तरह से आप आराम से एक्टिव वॉइस पहचान सकते हैं। बी 42 नंबर है, विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी कौन सा है, तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सबसे बढ़िया पहचान है कि जिसके अंत में एक्सक्लेमेशन चिन्ह रहता है, जिस वाक्य में वो एक्सक्लेमेटरी। तो कहीं भी आपको ये फुल स्टॉप जिसके अंत में आता है उसको एक्सक्लेमेटरी कह नहीं सकते। बचा क्या, हाउ या व्हाट से आता है जब वाक्य लास्ट में निशान लग जाता है ये एक्सक्लेमेटरी का, इसी को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स है जो साइलेंट लेटर, किसमें साइलेंट लेटर है, तो देखिए अब इसमें हम पढ़ेंगे तो काम, इसको पता है काल नहीं, यल साइलेंट रहता है। ग्रामर का रूल है किसी शब्द के अंत में यल एम आ जाएगा, यल के आ जाएगा, यल डी आ जाएगा, तो उसमें यल साइलेंट रहता है। तो काम पढ़ा जाता है, इसको फान पढ़ते हैं, क्योर पढ़ते हैं, बट पढ़ते हैं, ये सभी नहीं हो नहीं सकते। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस है जो करेक्ट नरेशन, सही नरेशन बताना है। ठीक है, तो माई मदर टेल्स अस दैट हर अंकल वाज ए सेल्समैन, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि टेल्स अस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें वाज में नहीं बदला जाता। ही सेड टू मिस्टर मुसेका डू नॉट क्रॉस द लिमिट, तो लिमिट को क्रॉस ना करो, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि सेड टू के बाद मी लगा, कामा लगा, इन्वर्ट कामा, पहला अक्षर बड़े से लिखा गया, लास्ट में फुल स्टॉप के इन्वर्ट कामा, ये एकदम सही है। वहीं तीसरा भी नहीं हो सकता क्योंकि हैज़ टोल्ड है तो वाज नहीं होता, टेंस नहीं बदला जाता, हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें सेड टू मी नहीं दैट से जोड़ा गया, सेड टू को टोल्ड कर दिया, तो इस तरह से पहला और तीसरा चौथा हो नहीं सकता। ऑप्शन बचा बी, आपको बी का 100% करेक्ट है। 45 नंबर का जो है आपको दिए गए एंटानिम्स बताना है, किसका बनाना, नैरो का एंटानिम्स। नैरो माने होता है सकरा या संकीर्ण या संकुचित, यानी ज़्यादा चौड़ा नहीं, तो इसमें इसका सिनोनिम्स विस्तृत होता, तो विस्तृत की अंग्रेजी जिसमें आया होगा वही इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंटानिम्स हो जाएगा। तो आपका एंटानिम्स इसमें जो है खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें पहले में गुड आया, एडजेक्टिव तो होना ही है, अटरली भी नहीं है। ही एडमायर, आई एडमायर ब्रॉड, ब्रॉड माने होता है विस्तृत, तो ब्रॉड जो है नैरो का एकदम आराम से एंटानिम्स आपका हो जाएगा। तो ब्रॉड सही है। आई नो हिम बेल, ये भी बेल माने अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि नैरो माने सकरा संकीर्ण और ब्रॉड माने चौड़ा, जहाँ ज़्यादा जगह हो जिसके लिए में उसको ब्रॉड कहते हैं, कम हो तंग उसको कहते हैं। तो आई होप ये भी सेट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि अभी आपको एकदम मैं बुलेट प्रूफ क्वेश्चंस जो है एग्जाम से पहले कल से परसों तक पूरा दे दूंगा, जितना भी आपको तैयारी करना है। ठीक है, वो भी आधा घंटे में कई सेट आपको हल करा दिया जाएगा। ठीक है, प्रयास रहेगा कल ही हो जाएगा, कल रात तक नहीं तो परसों तक आपका पूरा 100% परीक्षा से पहले करवा दिया जाएगा। चलिए अब एक्सरसाइज नंबर मतलब कि आगे देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 12 से। तो पहला क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट में दिया गया कि पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस। ब्रैकेट में सही प्रेजेंट टेंस आपको बताना है। मतलब देखिए यहाँ माई डॉटर नेवर, नेवर के बाद राइट दिया गया ना, तो राइट गलत है, जो ब्रैकेट में दिया तो प्रेजेंट टेंस में उसको लिखना है। तो भाई देखिए डॉटर एक वचन है तो नेवर के साथ भी यस यस लगता है, जब तक डू नॉट या डज नॉट नहीं रहता फर्स्ट फॉर्म में लिखता, तो राइट का यस होना जरूरी है। आई नेवर के साथ नो ही रहेगा, ठीक है, और सी के साथ डू नहीं रहेगा, डज रहेगा। तो अगर यहाँ जहाँ है उसी में देख लीजिए, माई डॉटर नेवर रोट तो प्रेजेंट टेंस में होता नहीं है, काट दीजिए पहला वाक्य। नेवर के साथ राइट तो आएगा नहीं, ये भी काट दीजिए। नेवर राइट्स ये आपका सही है, टू मी सो आई नेवर नो दैट सी इज डूइंग। ठीक, तो अब यहाँ क्या है, ये तो सी वाला सही कुछ है लेकिन आगे भाई नहीं सही है क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, तो अगला भी पढ़ लेंगे माई डॉटर। ठीक है, माई डॉटर, देखिए नेवर राइट्स टू मी सो आई नेवर न्यू,
अब यहाँ देखिए तो सी और डी में से एक हो सकता है, तो डी नहीं हो सकता क्योंकि न्यू आ गया ना, न्यू पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट की जरूरत नहीं है, तो बचा क्या सी। ठीक है, पहला हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता, डी वाला भी हो नहीं सकता, सी वाला 100% है क्योंकि सी इज डूइंग भी है प्रेजेंट टेंस ही, और यहाँ राइट से है। ठीक है, तो डज भी होता तब भी सही था, लेकिन इज डूइंग भी सही है क्योंकि इसमें ये तो डज है लेकिन यहाँ न्यू आके गड़बड़ी कर दिया, तो डी हो ही नहीं सकता। 100% ऑप्शन सही आपका सी हो गया। इस तरह से आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अगला भी पढ़ लिया करिए, जो नहीं हो सकता वही है। यहाँ सिनोनिम्स बताना, अगले वाक्य में करेक्ट सिनोनिम्स बताना। कैंटन केरस का, कैंटन केरस माने होता है झगड़ालू, तो क्वारलसम माने झगड़ालू होता है, तो इसलिए आपका ये सिनोनिम्स है। ठीक है, तो आप गांव में सुनते हो ना कैंटन केरस को, आप भूल जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैंटन केरस माने क्या होता है, झगड़ालू। तो कहते हैं बहुत कंटाइन आदमी औरत है, मतलब क्या कैंटन केरस है। इस तरह से आप ट्रिक्स इसको फनी स्टाइल में याद कर सकते हैं। माने क्वारलसम, झगड़ालू। क्वारल माने झगड़ा होता है, तो क्वारलसम माने झगड़ा। पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इट। वह सेंटेंस का पता लगाओ जो जिसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव माने संकेतवाचक, एडजेक्टिव माने विशेषण हो जिसमें। तो संकेतवाचक विशेषण पहली बात तो जान लीजिए किसे कहते हैं। तो संकेतवाचक विशेषण होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, इन्हीं को हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये किसी भी क्योंकि नाउन की ओर संकेत करते हैं। तो यह हुआ वे, दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग नहीं किया, वो संकेतवाचक। तो देख लीजिए दिस, दैट, दीज, दोज कहाँ आया है। तो पहले में कुछ नहीं है, तो दिस काइंड। दूसरे में देखिए दिस आया है, तो दिस मिल जा रहा है दिस काइंड, तो सीधी बात है इस प्रकार के क्वेश्चन। तो दिस आपका बिल्कुल डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आगे कहीं आया नहीं है, तो इसलिए सब कट जाएंगे। बी वाला आपका 100% सही आंसर है। ठीक है, तो आप जान लीजिएगा दिस के अलावा दीज, दोज, दो ये सभी आ जाएंगे, दैट आ जाएगा, तो नाउन रहेगा उसके बाद, तो मान लिया जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो 44-45 आपका पैसेज पर आधारित है। तो देख लीजिए पैसेज को आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, क्योंकि वही ट्रिक बेस्ट है। ठीक है, कम समय में करने के लिए, बाकी आपकी मर्ज़ी, पढ़ भी सकते हैं समय ज़्यादा है तो। व्हाट इज़ द टोटल टाइम स्पेंट बाय द एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट कार्ड में जो वृद्ध महिला है उसके लिए टोटल टाइम क्या है, तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। जब पढ़ेंगे तो एल्डरली महिला को कितना समय लगेगा पोस्ट कार्ड को लिखने में लगा था। ठीक है, तो आप इसमें पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कितना समय लगा था। देखिए यहाँ पढ़ते चले जाइए, वृद्ध महिला को कितना समय लगा था, तो यहाँ पढ़ते जब चले जाएंगे पैराग्राफ को, यहाँ पढ़िए वर्क स्पैन से लेके पढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें आप आगे आएंगे जब, तो यहाँ लगे 10 एल्डरली लेडी। अब यहाँ आपको ट्रिक ही तो बताया गया था, एल्डरली लेडी जब आएगा तो अच्छे से पढ़ना है। पोस्ट कार्ड आएगा, एल्डरली लेडी पोस्ट कार्ड आएगा तो अच्छे से बताया, समय की बात कीजिएगा तो आप अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो मत पढ़िएगा। तब यहाँ देखिए पढ़ते हैं एल्डरली लेडी आ गया कि स्पेंड आ गया, स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंड हो गया। समय की बात है इंटायर डे, पूरा दिन लगा था। एल्डरली लेडी कैन स्पेंड इंटायर डे राइटिंग पोस्ट कार्ड टू हर नीज। अपनी भतीजी को पोस्ट कार्ड लिखने में पूरा दिन लगा दिया। तो पूरा दिन मतलब फुल डे। इंटायर डे देख लीजिए आया है, इंटायर डे देखिए नहीं आया, तो इंटायर माने होता पूरा, फुल माने पूरा, तो पूरा दिन लगा था, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन द टाइम टू स्पेंड ऑन सम वर्क इंक्रीजेज। क्या होता है जब समय जो है टू स्पेंड ऑन सम वर्क किसी कार्य पर खर्च हो जाता है, इंक्रीजेज माने बढ़ता है। तो क्या होता है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो आगे मिलेगा आपको। तो इसमें देखिए आपको पढ़ते चले जाएंगे तब आपको मिल जाएगा कि मतलब टोटली 4 टू ऑक्यूपाई ए बिजी मैन 3 टाइम ऑल टोल्ड फैशन एंड द पर्सन कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड फॉर ए डे ऑफ डाउट एंग्जाइटी एंड टॉयल। तो इसमें क्या कह रहा है कि मतलब कि व्हाट हैपन्स व्हेन टाइम ऑफ टू स्पेंड ऑन सम वर्क, किसी वर्क पर जो समय खर्च हो जाता है कार्य पर, तो वो इंक्रीजेज वो बढ़ जाता है। तो क्या होता है, तो द वर्क कंज्यूम्स ऑल द टाइम हर। तो इसमें आपको आंसर पढ़ने मिल जाएगा, कार्य जो है पूरा समय खा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए आप अगला सेट पे चलते हैं। अगले सेट पे हम आ जाते हैं सेट नंबर 13, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में निम्नलिखित में से वाक्य कौन सा है। तो वाक्य देखिए ही वाज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट। ठीक है, तो इसने वाज के साथ मेड लगा तो बिल्कुल पैसिव वॉइस में है। 41 नंबर का पहला ही 41 का पैसिव वॉइस में है आपका वाक्य। ठीक है, दूसरे में कहीं थर्ड फॉर्म आया नहीं, तीसरे में ठीक है थर्ड फॉर्म आया नहीं है, चौथे में नहीं आया, तो पहला ऑप्शन आपका सही है पैसिव वॉइस में, क्योंकि पैसिव वॉइस में वाज के साथ मेड आया थर्ड फॉर्म, और किसी में ऐसा थर्ड फॉर्म आया नहीं। दूसरा है टिक द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। सही फिगर ऑफ स्पीच बताना फॉलोइंग सेंटेंस में। काक्स क्रो काक ए डूडल डू। कौवा क्रो माने वही काँव करना, वाग देना। कौवे जो है कॉक्स माने सॉरी काक मिस होता मुर्गा।
ठीक है, और हेनमिस होता है मुर्गी। तो काक माने मुर्गे, तो मुर्गे क्रो माने बांग देते हैं, तो कुकुड़ कू करना उसको क्रो भी कहते हैं। क्रो माने कौवा भी होता है, क्रो माने कुकुड़ कू की आवाज़ करना। तो ये क्योंकि ये आपका नाउन है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब की जगह है क्रो, क्रो माने बाग देना या कुकुड़ कू करना। तो कह रहे हैं मुर्गे जो कुकुड़ कू करते हैं काक, ये डूडल डू, ठीक है, और मुर्गे की डूडल। तो आपको कुड़क्कू करना तो मतलब सीधी सी बात है, इसमें अब यहीं से ट्रिक बना लीजिए कि जिसमें आवाज़ की बात किया जाता है, तो अलंकार होता है ना, ध्वनि सूचक अलंकार। ध्वनि सूचक अलंकार को कहते हैं ऑनोमेटोपोइया। इसका मतलब हिंदी होता है ध्वनि सूचक अलंकार। आप इंटर में अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिया गया होगा 7 अलंकार थे। वहीं ऑक्सीमोरॉन माने विरोधाभास अलंकार, मेटाफर माने रूपक अलंकार, सिमिली माने होता है उपमा अलंकार। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आपका बी है, क्योंकि मुर्गे भाग देते हैं, कुकड़ुक्कू करते हैं, तो जिसमें आवाज़ की बात की जाती है तो उसमें ध्वनि सूचक अलंकार होता है। अगला पॉइंट आउट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही लिखा हुआ शब्द बताना है, ठीक है। तो सही लिखा हुआ शब्द आप जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको यहाँ सही स्पेलिंग बी वाला मिल जाएगा। हेमोरेज, हेमोरेज माने होता है रक्त स्राव, कहीं से रक्त बहुत ज़्यादा बहने लगता है तो उसको रक्त स्राव को अंग्रेजी में कहते हैं हेमोरेज, ठीक है, हेमोरेज, ठीक है। और सब जानते हैं हीमोग्लोबिन बनाते हैं, सिस्ट्रिक बना से, हीमो मतलब वो रक्त से रिलेटेड होता है, ठीक है, हेमोरेज मतलब रक्त का स्राव। ये सभी स्पेलिंग गलत हैं, ये करेक्ट स्पेलिंग भी इस डिक्शनरी में आपको भी मिल जाएगी। अब देखते हैं यहाँ 44 से 45 आपका मिल गया है, आपका अनसीन पैसेज है, तो इसमें से देखिए डायरेक्टली आंसर आपको बता दे रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, आपके पास समय हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन द चेंज टेकिंग प्लेस इन आवर क्लाइमेट हैव बिकम, हमारे जो जलवायु में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, तो आप जब पढ़ते चले जाएंगे तो 44 नंबर में जब परिवर्तन हुआ तो हम ए मैटर ऑफ वरी फॉर द साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के लिए जो है चिंता का मामला बन गया। तो ये पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। द एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड इंक्रीज, अंडरलाइन शब्द में जो इंक्रीज है तो उसका एंटोनिम्स क्या है, इंक्रीज माने होता है बढ़ना, तो अंडरलाइन शब्द देखिए इंक्रीज यहाँ दिया गया ना, इसी से क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका मतलब कई जगह अंडरलाइन है लेकिन इंक्रीज का एंटोनिम बताना। इंक्रीज माने होता है बढ़ाना कोई चीज़, तो घटाना के अंग्रेजी जो होगा उस वही इसका एंटोनिम्स होगा। तो देख लेते हैं, इंक्रीमेंट माने वृद्धि, तो ये तो हो नहीं सकता। स्मॉलर माने छोटा करना, ये तो घटाना बढ़ाने से कोनो मतलब नहीं है, बड़ा और छोटा होता तब। रैपिड माने तेज, ये भी नहीं हो सकता है। तो रिडक्शन माने कटौती करना, तो यही होगा। इंक्रीज माने बढ़ाना, रिडक्शन माने कटौती। तो बी ऑप्शन आपका एकदम सही है, 45 में बी। चलिए अगला सेट पे हम चले जाते हैं। इसके बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के बाद प्रैक्टिस सेट नंबर 14 पे हम चले आते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में है, देखिए हेलीकॉप्टर से रिलेटेड यहाँ पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, पहले ही दे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो है, आप यहाँ वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, आप बुक है तो बुक में पढ़ लीजिए। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, जो कठिन है समझा दे रहा हूँ, वर्ड पावर से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड। अब यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है द वर्ड कंजेस्टेड इन पैसेज मीन्स, पैसेज में कंजेस्टेड का क्या अर्थ है, ठीक है। तो कंजेस्टेड मतलब जैसे होता है कि एक सघन एरिया, जैसे कहते हैं बहुत कंजेस्टेड एरिया है, सघन एरिया जहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं होता है उसको हम कहते हैं कंजेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है प्लेस हैज़ नो, द प्लेस हैज़ नो प्लेस, एक ऐसा स्थान जहाँ पर कुछ स्थान नहीं हो तो उसको हम कंजेस्टेड कहते हैं। बी जो है सही ऑप्शन है इसका। हेलीकॉप्टर कैन हॉवर, ठीक है। तो यहाँ देखिए कंजेस्टेड वर्ड इसमें आया है, कंजेस्टेड ना, कंजेस्टेड एरिया वेयर देयर इज़ नो रूम फॉर एरोप्लेन, कंजेस्टेड एरिया जहाँ पर एरोप्लेन के लिए कोई जगह ना हो, तो वही रूम माने भी जगह भी होता है, स्थान भी होता है, तो सघन एरिया, तो कंजेस्टेड। तो रूम का सिनोनिम से यहाँ प्लेस दिया है, बस बात खत्म। प्लेस जैसे नो रूम मतलब नो प्लेस, तो भी आपका सही है। हेलीकॉप्टर कैन हावर व्हाइल एरोप्लेन कैन नॉट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हावर इन द पैसेज में हेलीकॉप्टर हावर कर सकती है, हावर में से होता है मडराना, मडराना का मतलब से धीम होकर रुक जाना किसी स्थान पर, जबकि करें कि वाइल एरोप्लेन, एयरप्लेन माने जो हवाई जहाज़ जबकि ऐसा मडरा के जो है आराम से नहीं उतर सकती हैं, ठीक है, तो उनके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए। तो हावर का पैसेज में मीनिंग पूछ लिया, तो मतलब जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज में आपको मिलेगा हावर शब्द, ठीक है। हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन की बात की जाए तो हावर शब्द जैसे मतलब होता है ना, तो हावर का मतलब होता है ना, आप आराम से जो है बता सकते हैं, हावर मतलब स्टे एट वन प्लेस इन द एयर, मूव्स स्ट्रेट अप इन द एयर, गो बैकवर्ड इन द एयर, फ्लाई
साइडवेज, इन सभी में से आपको क्या हो जाएगा? तो आपका पहला ही सही है, स्टे एट वन प्लेस इन द एयर, हवा में एक स्थान पर रुक जाना, उसको हावर कहते हैं। मतलब जैसे हेलीकॉप्टर होता है ना, हवा में एक स्थान पे आराम से वो रुक जाती है तो उसको हावर कहते हैं। इसे मंडराते हुए रुक जाना वहाँ पर एक ही स्थान पे हवा में, तब फिर उसके बाद वहीं उतर जाता है, तो इसको हम हावर कहते हैं पैसेज के आधार पे। अगला है पॉइंट आउट ग्रामेटिकली कैटेगरी ऑफ वर्ड परफॉर्म। परफॉर्म का ग्रामेटिकली मतलब व्याकरण के हिसाब से किस कैटेगरी में आता है, वो नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव। ग्रामेटिकल कैटेगरी पूछेगा, यानी कि जान लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहा है। परफॉर्म माने क्या होता है? पूरा करना। तो जिस मतलब कि शब्द की फर्स्ट फॉर्म के हिंदी में ना शब्द आता है पूरा करना, जाना, नहाना, खाना पीना, तो ना शब्द आता तो वर्ब आता, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम 100% सही हो जाएगा। नाउन हो नहीं सकता, एडवर्ब हो नहीं सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो नहीं सकता परफॉर्म। विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड इन द विद द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के साथ कौन सा प्रीफिक्स यूज किया था? मिस मतलब बिहेव, गाइड, यूज, इनके साथ कौन सा प्रीफिक्स यूज किया था? तो 3 दिया। अगर आपको एक भी कहीं शब्द, अगर इसका ट्रिक यही है कि एक भी शब्द कहीं अगर आप इससे रिलेटेड सुने हैं तो उसमें जो लगेगा वही सब में लगेगा, क्योंकि एक ही, ठीक है, सब में एक ही बताना है। तो अब देखिए, मिस यूज़ सुने होंगे ज़रूर, यूज़ कर रहे हैं तो मिस यूज़ कर रहे हैं, तो मिस यूज़ मतलब क्या? मिस आ गया। गाइड का मिस गाइड होता है, इसका भी बिहेव का मिस बिहेव, तो सी आपका एकदम 100% सही है। तो इस तरह से आप ट्रिक लगा लीजिए कि मतलब मिस जो है हमेशा नेगेटिव को बताता है, मिस और, ठीक है, मतलब मिस यूज मतलब दुरुपयोग करना, मिस गाइड, ठीक है, गलत रास्ता दिखाना, मिस बिहेव गलत व्यवहार करना। तो मिस इसमें प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स माने होता है उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य को बताना है आपको। यहाँ वाक्य लिखे गए हैं, आपको ये बताना है कि वाक्य सही लिखा गया गलत लिखा गया। तो एक ही वाक्य इसमें सही है, वही आपको बताना, बाकी सब गलत है। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ क्यों सही है क्यों गलत है बाकी। द कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट, गलत है क्योंकि कमेटी माने होता है समिति, ठीक है। तो समिति के लोग जो है इस बात पर जो है एक थे। तो समिति है तो समिति में बहुत सारे लोग भले हैं, लेकिन समिति जो है कलेक्टिव नाउन है तो उसको हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया था, तो वर लगा दिए गलत। कमेटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट, कमेटी इस बात पर एक थी, तो ये आपका 100% सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? यहाँ देखिए कमेटी वाज, कमेटी थी, भाई नाम है ये, कलेक्टिव नाउन होते इसके साथ एक वचन की वर्ब यूज़ किया था। हाँ, अगला वाक्य क्यों गलत है इसको भी जान लीजिए कि आप सोचेंगे कमेटी के साथ वाज, तो सी में भी दिया गया गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ डिवाइडेड दिया है। कभी भी कमेटी के साथ डिवाइडेड आ जाएगा तो कमेटी यहाँ कलेक्टिव नाउन के रूप में नहीं लिखे। कमेटी माने हो कमेटी के लोग, तब मतलब बहुवचन हो जाएंगे। वर डिवाइडेड ऑन, इस बात पर डिवाइडेड माने बट गए थे, तो यहाँ लोगों की बात की कि जब लोग ज़्यादा रहेंगे तभी तो बटेंगे। तो इसलिए यहाँ अगर ये डिवाइडेड के में अगर वर होता इसके पहले तो ये वाक्य सही था। तो इसलिए इसको भी जानते रहें कि अगर कमेटी के साथ डिवाइडेड रहेगा तो वहाँ बहुवचन की वर्ब लगेगी, नहीं तो एक वचन की लगेगी, इतना ध्यान देना। और यहाँ कमेटी के साथ हैव तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ कहाँ डिवाइडेड की बात नहीं किया गया, तो हैज होता तब सही है। तो इस तरह से सभी गलत है, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका प्रश्न बन जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्योंकि ये इंटर के का ग्रामर जो है उस और ये एसएससी लेवल का ग्रामर उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग इंटर में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। ठीक, किसी भी एग्जाम में एसएससी की परीक्षा कर रहे हैं तो सुपर टेट की सबके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन सब में आते हैं। इंग्लिश में ये नहीं है कि ये ग्रामर इसी में पूछा जाएगा उसमें नहीं पूछा जाएगा, ये वर्ड इसी में पूछा जाएगा उसमें नहीं, सब में वही पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ देखिए प्रावर्ब दे दिया, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द प्रावर्ब। प्रावर्ब माने होता है कहावत। कहावत को पूरा करने के लिए भी यहाँ कहावत दे दिया गया, उसमें कोई शब्द छोड़ दिया गया, उसको बताना पड़ा। ब्लड इज दैन वाटर, खून होता है दैन वाटर पानी से। खून पानी से क्या होता है? गाढ़ा होता है, तो बी आपका सही है। ब्लड इज थिकर दैन वाटर, थिकर भरा जाता है, ये कहावत है। थिकर माने होता है अधिक गाढ़ा। खून पानी से गाढ़ा होता है मतलब क्या? अपना सो अपना, पराया सो पराया, ये कहावत है ना। अपने अपने ही होते हैं, पराए पराए होते हैं, मतलब खून का रिश्ता है तो अपने हैं, तो कुछ भी हो भाई उन्हीं की साइड लेंगे। तो इसलिए बी आल आपका सही है। बीज आर केप्ट इन, बीज माने मधुमक्खी। मधुमक्खी को रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है ये आपको बताना है। तो जहाँ मधुमक्खी को रखा जाता है उसको हम कहते हैं मधुमक्खी शाला, तो उसको कहते हैं अंग्रेजी में एन ए पीरी कहते हैं। ठीक, आगे है आपका इडियम ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर किसे कहते हैं? ये मुहावरा है। ग्रीन आइड मतलब हरी आंखों वाला, मॉन्स्टर माने होता है राक्षस बहुत बड़ा, ठीक है, विशालकाय आदमी, तो उसको हम कहते हैं ग्रीन आइड मॉन्स्टर। माने होता है टू बी जीलस, माने ईर्ष्यालु होना। जो ईर्ष्यालु होता है उसको हम कहते हैं ग्रीन आइड मॉन्स्टर। बस ये सभी हैं। अब देख लीजिए
एक बात ध्यान देना, एपियरी माना होता है मतलब जहाँ बीज रखी जाती है, अगर लेकिन पक्षी आ जाएगा, बर्ड्स आ जाएगा तो उसके लिए एक शब्द है एवियरी, तो इसमें कन्फ्यूज ना होना। एवियरी माने होता है पक्षीशाला, ठीक है, और एपियरी माने क्या होता है, मधुमक्खी शाला, जहाँ मधुमक्खियाँ रखी जाती है। ग्रीन आइड मस्टर मतलब हो गया टू बी जीलस, ईर्ष्यालु होना। अब यहाँ चलिए देखिए, आपको दिया गया है अनसीन पैसेज, आप इसको भी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, तो पढ़ना चाहें तो आप। यहाँ 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है बर्बाद करने के लिए। जितना प्रैक्टिस करा दिया हूँ तो उतना पर्याप्त है, बाकी आपको ग्रामर और वर्ड पावर की करा रहा हूँ। एक्सरसाइज जो है टाइम टेकिंग हो जा रहा है कुछ इसमें, इसलिए मैं उसको डायरेक्टली आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। हाउ डिड मोस्ट पीपल रिगार्ड अर्ली मोटर कार, बहुत से लोग अर्ली मोटर कार को कैसे किस रूप में मानते हैं। तो आप इसमें 44 नंबर में है, अगर आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि 44 में जो है आपका ये मेयर जोक आर रादर डेंजरस प्ले थिंग्स, ठीक है, केवल मेयर में केवल जोक के लिए अथवा वास्तव में डेंजरस प्ले थिंग, खतरनाक चीज़ों से खेलने के लिए। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। व्हाट वर ऑल अर्ली मोटर कार्स, व्हाट वर, पहले की मोटर कारें कैसे थी, ठीक है, ये इसमें आपको बताना पड़ेगा। तो वीडियो को पॉज करके अगर पढ़े होंगे तो आपको ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही हो जाएगा, ठीक। नॉइजी, क्लमसी, क्वियर लुकिंग थिंग्स, मतलब शोर युक्त था, क्लमसी बेढंगा था, क्वियर माने विचित्र दिखने वाली चीज़ें थी पहले मुख्य मोटर कारें। तो भाई शोर युक्त थी, क्लमसी थी, क्वियर विचित्र चीज़ें थी, इतना ज़्यादा आज के समय की तरह सुंदर नहीं दिखती थी। तो इस तरह से था। ये आपका 15 सेट में सॉल्व करा चुका हूँ, 15 तक। इसके अगली वीडियो में आपको मैं और भी जो सेट हैं 15 सेट बचे हैं उसको भी मैं सॉल्व करूँगा। इसलिए वीडियो 40 मिनट की है, 40 से 42 मिनट की। आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जल्द ही जैसे ही मैं सुबह अगली वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।